नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी इस एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की ओर से गंभीर प्रक्रियात्मक गड़बड़ी उजागर हुई। ये अनियमितता लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वाली साबित हो सकती है। भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह होने पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को है। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस कानून की सरासर अवहेलना की। सितंबर 2025 महीने में बिहार के कई ईआरओ के लॉगिन पर आयोग की पोर्टल से पहले से भरे हुए यानी प्री फिल्ड नोटिस अचानक प्रकट हो गए, जो लाखों की संख्या में थे। यानी नोटिसों को केंद्रीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई की ओर से पहले से ही भरकर जारी किया गया था। यह केंद्रीय हस्तक्षेप की एक स्पष्ट मिसाल है जो स्थानीय अधिकारियों की स्वायत्तता पर हमला करता है। इंडियन एक्सप्रेस की मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। बिहार में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां बेहद जल्दबाजी में चुनाव कराए गए। सुप्रीम कोर्ट आज तक एसआईआर पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाया है। ये नोटिस उन वोटर्स को जारी किए गए थे जिन्होंने पहले ही फॉर्म और सहायक दस्तावेज जमा कर दिए थे, जिनके नाम अगस्त में प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल थे। नोटिसों पर ईआरओ के नाम तो दर्ज थे, लेकिन वो ईआरओ द्वारा जारी नहीं किए गए थे। चुनाव आयोग की ओर से पूरी कार्यशैली ही अपारदर्शी रही। कई ईआरओ ने इन नोटिसों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि केंद्रीय स्तर से थोपे गए इन आदेशों में वैधता की कमी थी। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में सामने आए कथित वोट चोरी मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी की चार्जशीट के मुताबिक जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई वो लोग थे जिनके बारे में माना गया था कि वो पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार को वोट नहीं देंगे। एसआईटी ने शुक्रवार को बेंगलुरु की एक मजिस्ट्रेट अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसमें पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटे हर्षानंद, निजी सहायक टिप्पेरुद्र, 2 डेटा सेंटर संचालक अकरम पाशा, असलम पाशा, एमडी अशफाक और पश्चिम बंगाल के रहने वाले बापी आद्या के नाम शामिल हैं। एसआईटी के मुताबिक इन लोगों ने मिलकर वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अवैध आवेदन दाखिल करने में मदद की। बताया गया है कि सुभाष गुट्टेदार ने 2018 का विधानसभा चुनाव सिर्फ 697 वोटों से जीता था। एसआईटी का दावा है कि 2023 के चुनाव में हार से बचने के लिए ऐसे वोटर्स की पहचान की गई जो गुट्टेदार को वोट नहीं देने वाले थे। जांच में सामने आया कि करीब 6000 वोटर्स के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए, लेकिन जांच में सिर्फ 24 नाम ही सही पाए गए, क्योंकि वो लोग वास्तव में आलंद में नहीं रहते थे। एनडीए की प्रमुख सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने केंद्र सरकार के नए ग्रामीण रोजगार कानून को लेकर चिंता जताई है। यह कानून मनरेगा की जगह लाने का प्रस्ताव है और इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया है। टीडीपी ने कहा है कि इस नए बिल में प्रस्तावित फंडिंग पैटर्न राज्यों पर भारी आर्थिक बोझ डाल सकता है। पार्टी का कहना है कि केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 के अनुपात में खर्च बांटने का प्रस्ताव है, जो खास तौर पर आंध्र प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के लिए चिंता का विषय है। टीडीपी के एक वरिष्ठ राज्य मंत्री ने कहा कि इस फंडिंग व्यवस्था से ग्रामीण रोजगार योजना किसी सामान्य केंद्रीय योजना जैसी बन जाएगी, जबकि मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। टीडीपी के लोकसभा नेता लवु श्री कृष्ण देवरायलु ने कहा कि पार्टी बिल का गहराई से अध्ययन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है कि इस बिल को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाए ताकि इसकी विस्तार से जांच हो सके। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानून की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, राज्यों पर आर्थिक बोझ क्यों बढ़ाया जा रहा है और मौजूदा कानून की अधिकार आधारित व्यवस्था को क्यों कमजोर किया जा रहा है। सरकार का नया प्रस्तावित कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBGRAMG बिल 2025 सोमवार को लोकसभा की कार्यसूची में शामिल किया गया। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से ही मनरेगा को खत्म करने की रही है। सप्तगिरी उलाका ने सवाल उठाया
कि सरकार को बापू यानी महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ इसलिए इस योजना को बदला जा रहा है क्योंकि ये कांग्रेस की योजना थी। उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय समिति की ओर से जो सिफारिशें लगातार दी जा रही हैं उनमें से एक भी नई बिल में शामिल नहीं की गई। सोमवार देर शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी के गोट टूर के आखिरी चरण में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मंच पर मौजूद थी। दिन भर घने स्मॉग के बीच मेसी का जोरदार स्वागत करने वाले हजारों फैंस ने पहले मेसी मेसी के नारे लगाए, लेकिन जैसे ही शाम हुई स्टेडियम में एक नया नारा गूंजने लगा, AQI। बता दें सोमवार दिल्ली के लिए लगातार तीसरा दिन था जब औसत AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में मंगलवार सुबह हल्का सुधार दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार 3 दिनों तक गंभीर और गंभीर प्लस श्रेणी में रहने के बाद अब दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। हालांकि राहत अभी पूरी नहीं है। मौसम विभाग और प्रदूषण एजेंसियों के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। शहर के कई इलाकों में हालात अब भी चिंताजनक हैं। दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह तकरीबन 4:30 बजे घने कोहरे की वजह से कई बस और छोटी गाड़ियों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। यह हादसा मथुरा के बलदेव इलाके में हुआ। मथुरा को SSP श्लोक कुमार ने बताया कि यह दुर्घटना कोहरे की वजह से हुई है। आगरा से नोएडा की तरफ 127 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। इसमें 7 बसें और 3 गाड़ियां टकराई हैं। इस हादसे के बाद कई गाड़ियों में आग भी लग गई। मथुरा के SSP श्लोक कुमार ने कहा, इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 25 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भारत दौरे पर आए फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को लेकर अपनी चिंता जताई। बिंद्रा ने कहा कि मेसी के दौरे को जिस तरह से आयोजित किया गया उसे देखकर उन्हें एक तरह की चुप उदासी महसूस हुई। अभिनव बिंद्रा ने कहा कि मेसी की भारत दौरे के दौरान सिर्फ उनके साथ फोटो खिंचवाने और थोड़ी देर की मौजूदगी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि इस पैसे और ऊर्जा का इस्तेमाल देश में खेल की बुनियाद मजबूत करने में हो सकता था। मेसी के 3 दिन और 4 शहरों के दौरे के दौरान जहां भारी फैन क्रेज देखने को मिला, वहीं कई जगहों पर अव्यवस्था और हंगामा भी हुआ। कोलकाता में तो हालात इतने बिगड़ गए कि टिकट खरीदने के बावजूद आम लोग मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए, जिससे नाराजगी और हिंसक विरोध हुआ। अभिनव बिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मेसी का दौरा कुछ जगहों पर अराजक नजर आया और उन्हें इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया कि हम असल में हासिल क्या करना चाहते हैं। हालांकि बिंद्रा ने यह भी साफ किया कि उन्हें लियोनेल मेसी के लिए बेहद सम्मान है और वो उन्हें दुनिया के सबसे महान और लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक मानते हैं। उनकी चिंता मेसी को लेकर नहीं बल्कि खेल संस्कृति और प्राथमिकताओं को लेकर है। सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड नीचे स्तर पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान रुपया 90 रुपए 80 पैसे तक गिर गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। बाद में रुपया 90 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। पिछले बंद भाव के मुकाबले रुपए में 25 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और लगातार विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से रुपए पर दबाव बना हुआ है। विदेशी फंडिंग लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे रुपए की कमजोरी और बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुए सामूहिक गोलीबारी को आतंकवादी हमला बताया गया है। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने कहा कि यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS से प्रेरित था। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार इस हमले के आरोपी पिता और बेटे थे, जिनकी उम्र क्रमशः 50 और 24 साल बताई गई है। पिता को पुलिस ने मौके पर ही गोली मार दी, जबकि बेटा घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज करा रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे आरोपियों की आतंकी सोच सामने आई। उन्होंने कहा कि जब्त की गई गाड़ी से इस्लामिक स्टेट के झंडे बरामद हुए हैं। इस हमले में घायल हुए 25 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम सामने आया। अमेरिका ने कहा कि वो शांति समझौते के तहत यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने पर सहमत हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये सुरक्षा गारंटी किस तरह की होगी, इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन इसे युद्ध खत्म करने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
ये जानकारी सोमवार को तब सामने आई जब बर्लिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका की ताज़ा बातचीत हुई। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि सप्ताह के अंत में और बातचीत हो सकती है ताकि शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री में 6 जनवरी 2021 के उनके भाषण के एक एडिट को लेकर बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। फ्लोरिडा की अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप ने अरबों डॉलर के हर्जाने की मांग की है। बीबीसी ने नवंबर में ट्रंप से माफी मांगी थी, लेकिन मुआवजे की उनकी मांगों को खारिज कर दिया था। बीबीसी का कहना है कि मानहानि के दावे का कोई आधार नहीं है। ट्रंप की कानूनी टीम ने आरोप लगाया कि बीबीसी ने उनके भाषण के साथ जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक तरीके से छेड़छाड़ कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। मुकदमा दायर होने पर बीबीसी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दायर दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप ने बीबीसी पर मानहानि के आरोप और फ्लोरिडा के ट्रेड प्रैक्टिसेस कानून के उल्लंघन के एक अन्य आरोप में मुकदमा किया। बता दें, 6 जनवरी 2021 के अपने भाषण में ट्रंप ने वॉशिंगटन में समर्थकों से कहा है कि हम कैपिटल तक चलकर जाएंगे और हम अपने बहादुर सीनेटरों और कांग्रेसमैन और वीमेन का समर्थन करेंगे। भाषण में 50 मिनट से ज्यादा समय के बाद उन्होंने कहा था, और हम लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। बीबीसी के पैनोरमा कार्यक्रम में एक क्लिप में ट्रंप को ये कहते दिखाया गया, हम कैपिटल तक चलकर जाएंगे और मैं आपके साथ वहां रहूंगा और हम लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। जिसको माना गया कि इस एडिट से ये गलत धारणा बनी कि उन्होंने हिंसक कार्रवाई के लिए लोगों से सीधे अपील की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.